प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 नव नियुक्त कर्मचारियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम, युवाओं को भी करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम। हजारों छात्र, संकाय सदस्य और कुलपति होंगे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद लड़ेंगे चुनाव। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को बीजेपी ने मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल में डेंगू के डंक ने ली 35 लोगों की जान। बढ़ता जा रहा है कहर, 40,000 से ज्यादा लोग पीड़ित। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद। शहर में धारा 144 लागू। बीएमटीसी के मुताबिक बस सेवा रहेगी जारी। बीजेपी और विपक्षी दलों ने किया बंद का समर्थन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच हुई मुलाकात। G20 सम्मेलन की सफलता समेत अहम विषयों पर हुई चर्चा। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। और चीन के हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण समेत 11 पदकों के साथ भारत 6ठे स्थान पर। आज तीसरे दिन कई मेडल के लिए भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए युवाओं को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय तथा विभागों में कार्य करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। G20 जन भागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों से रिकॉर्ड 5 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया है। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। शुरुआत में भारत की स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 विश्वविद्यालयों में आयोजन की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस पहल के अंततः पूरे भारत में 101 विश्वविद्यालयों तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में कार्यक्रम स्थल पर लगभग 3,000 छात्र, संकाय सदस्य और भागीदार विश्वविद्यालयों के कुलपति हिस्सा लेंगे। वहीं देश भर के छात्र भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली तौर पर जुड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय आपको बता दें गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं छोटा उदयपुर के बोडेली में पीएम 5200 करोड़ रुपए की अधिक से परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे।
पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा के तालुका सिनौर में ओदरा दाभोई सिनौर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को आज समर्पित करेंगे। और रुख अब अगली खबर का। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उन्हें यह सेवा विस्तार 12 अक्टूबर 2023 के बाद की अवधि के लिए दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। और खास बात यह है कि बीजेपी ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया है। इनमें मुरैना की दीमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी अपने 4 सांसद को भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गटरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले बीजेपी ने पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिए जाने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के आवास के बाहर जश्न भी मनाया गया। वहीं चुनावी मैदान में उतारे जाने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताते हुए कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, जो कहा जाएगा मैं करूंगा। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है। वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। वहीं नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टी के फैसले पर आभार जताया और कहा कि मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं पहली बार अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूं। वहीं कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच गंभीर विवाद है। अदालतों से लेकर सड़क तक इस पर बहस होती आ रही है और इन सब के बीच इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। फिलहाल मसला यह है कि तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में विरोध हो रहा है। कई संगठनों की ओर से आज बेंगलुरु शहर में बंद का भी आह्वान किया गया। शहर में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण बंद के मद्देनजर आधी रात से ही धारा 144 लगा दी गई। स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी है और बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने अपनी सारी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। इन सब के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला फिलहाल विचाराधीन है, लेकिन बीएमटीसी ने बस सेवा जारी रखने का भी फैसला लिया है। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। अभी तक डेंगू के 40,000 से ज्यादा मामले वहां सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू से अभी तक 35 लोगों की मौत की भी जानकारी है। हालांकि मौत के स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए गए।
राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य में 13 से 20 सितंबर के बीच करीब 7,000 मामले दर्ज किए गए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी हिस्से के 15 जिलों में डेंगू का प्रकोप अधिक नजर आ रहा है। उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर 8 जिलों में करीब 3,200 से ज्यादा मामले अभी तक दर्ज किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन देंगे, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से खास मुलाकात की थी। दोनों के बीच वैश्विक संगठन में सतत विकास के एजेंडे को मजबूती देने और उसकी ओर से भारत की G20 अध्यक्षता के योगदान पर भी चर्चा हुई। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की प्रतिबद्धता की भी सराहना की है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से भी खास मुलाकात की। फ्रांस और नाइजर की सैन्य सरकार के बीच खींचतान लगातार जारी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 24 सितंबर को कहा कि फ्रांस 2023 के अंत तक नाइजर से अपने 1500 सैनिकों को वापस बुला लेगा। इससे ठीक एक दिन बाद फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने नाइजीरिया के अबदस्त राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के लिए पेरिस के समर्थन को दोहराया। बता दें कि 24 सितंबर को फ्रांस के राजदूत को भी वापस बुला लिया गया था। दरअसल बीते कई हफ्तों से नाइजर में फ्रांस की आर्मी के खिलाफ विरोध हो रहा है। अफ्रीका में चल रही तख्ता पलट की आंधी का असर नाइजर में भी देखा गया। वहां बीते जुलाई में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को हिरासत में लिया गया। दरअसल हाल ही में नाइजर में हुए तख्ता पलट के बाद से नाइजर सरकार और फ्रांस के बीच खींचतान जारी है, क्योंकि फ्रांस अबदस्त और पूर्व राष्ट्रपति बजौम का समर्थन कर रहा है। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि कुछ आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। ये कनाडा के प्रधानमंत्री के बिना गवाही के आपत्तिजनक रुख का भी अंदाज है। कनाडा द्वारा श्रीलंका पर भी नरसंहार जैसा आरोप लगाया गया है कि श्रीलंका में नरसंहार हुआ था, और ये एक भयानक झूठ है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोई नरसंहार नहीं हुआ। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. So I'm not surprised that sometime Prime Minister Trudeau comes out with outrageous, unsubstantiated allegations. और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप, और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की दुनिया की।
जहां चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। खेलों के दूसरे दिन भारत ने 2 गोल्ड सहित 6 मेडल अपने नाम किए। भारत कुल 11 मेडल के साथ पदक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। सोमवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो वहीं 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जबकि रोइंग में भारत को दूसरे दिन 2 पदक और मिले। इसके साथ ही संस्करण में भारत ने रोइंग में कुल 5 पदक अपने नाम किए हैं। वहीं भारत ने 25 मीटर पुरुष रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। विजयवीर सिद्धू, अनीश और आदर्श सिंह की तिकड़ी ने 1718 अंक अर्जित कर ये पदक अपने नाम किया है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी कई पदक आज भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर रहेंगे। वहीं खेल के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम के साथ भारतीय महिला खिलाड़ी भी अपने खेल प्रतिभा का लोहा दुनिया भर में मनवा रही हैं। साथ ही ये खेल खिलाड़ी विभिन्न खेलों में देश को पदक दिलाकर अपनी एक अलग पहचान भी बना रही हैं। पिछले 9 सालों में खेलों में महिला एथलीटों की भागीदारी और जीत में वृद्धि ने इन खिलाड़ियों को उन्हें भारतीय खेल में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। हांगझू से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय खेलों में सुनहरे बदलाव के साथ हमारी महिला एथलीट भी चैंपियन के रूप में उभर रही हैं। ये खिलाड़ी न केवल विभिन्न खेलों में अपने दमदार प्रदर्शन से रूढ़ियों को तोड़ रही हैं, बल्कि अलग अलग खेलों में अपनी पहचान भी बना रही हैं। पिछले 1 दशक में देश में खेल के क्षेत्र में महिला एथलीटों की भागीदारी और सफलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। When we started, I think we were very, very limited. We were about just 5-6 of us women in my event. But now I'm very happy to see the change. You know, in all these years, we have about more than, in just my event, I would say more than 2,000 athletes. And the same numbers, I think, are increasing all over in all other sports as well in our country. And I'm very happy to be part of this change that we see today. देश में खेल एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। महिला एथलीटों की बात करें तो वे इस सुनहरे दौर में बाधाओं को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। The government is supporting the girls and the women in India for promoting sports very much, and the participation has also increased. I think it's because of the government who is supporting us to perform better and protect us in whatever way they can. एथलीटों की मेहनत के साथ साथ देश में जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि हुई है। सरकार की नीतियों ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के प्रयास भी किए हैं, जिससे युवा महिला खिलाड़ियों को अपने पुरुष समकक्षों के समान खेलों तक पहुंचने में आसानी हुई है। Women participation in India has been increased since last years, and the government schemes are really helping the women to getting equal opportunities like men, and that is really important for the women in India. And getting equal opportunities, we are very grateful for that, and the schemes that are helping us, it is really good. क्रिकेट, जिसे अक्सर पुरुष प्रधान खेल माना जाता है, इसमें भी महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। हुआंगझू में एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। एशियाई खेलों में पहला पदक भी निशानेबाजी में महिला टीम ने जीता है। Women have been dominating for so many years now, and in each and every sports, women are doing so good. And when one woman is doing good, and we all are just getting motivated among each other, and that's how I think the young generation is also getting motivated. So we all are just putting our fears back and bringing out the courage, and that's what we all need. बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती और निशानेबाजी जैसे अन्य खेलों में भी महिला खिलाड़ियों की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। भारतीय महिलाएं ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक जीत रही हैं। साथ ही दुनिया भर में वे अपने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये वो तस्वीर है जिसको हर कोई देखना और पसंद करना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि टोक्यो ओलंपिक में किस तरह से भारतीय महिलाओं ने देश के लिए पदक का खाता खोला, कुछ वैसी तस्वीर जो है वो हांगझू एशियन गेम्स में भी देखने को मिली, जो इस बात का प्रमाण है
कि भारतीय महिलाएं जो हैं वो खेल के क्षेत्र में लगातार अपने कद को आगे बढ़ा रही हैं और जिसके पीछे सरकार का समर्थन साफ नजर आता है और जो इस बात का प्रमाण भी है कि देश में सरकार जो है वो खेल के क्षेत्र में लगातार हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपना 100% दे रही है। हांगझो से डीडी न्यूज के लिए मैं गौरव कुमार। वहीं 2 अक्टूबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसका जश्न मनाने के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के परभणी, पालघर, वाशिम और अहमदनगर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में स्वच्छता आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के परभणी जिले में पूर्णा तालुका के कटनेश्वर में ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा एक स्वच्छता रैली निकाली गई। रैली में स्कूली छात्रों और गांव के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर स्वच्छता शपथ के साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हमारे स्कूल में स्वच्छता को लेकर रैली निकाली गई। हमें बहुत अच्छा लगा। हम और लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। बोर्डी समुद्र तट सहित पालघर जिले के सभी 8 तालुकों में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता रन और सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों, प्रकृति प्रेमियों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर स्वच्छता दौड़ में हिस्सा लिया। आज हमने समुद्र के किनारे साफ सफाई की। हम घर घर जाकर स्कूलों में और कॉलेज में जाकर छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वाशिम जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति की ओर से स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया। स्वच्छता दौड़ में विभिन्न स्कूल और कॉलेज के छात्रों, लोक कलाकारों, जनप्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और अधिकारियों ने भाग लिया। गांव पातळीवर सुद्धा, ग्राम पातळीवर सुद्धा हम कचरे के निस्तारण को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। अपने इलाके को प्लास्टिक और कचरा मुक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन करून स्वच्छता दौड़ का आयोजन अहमदनगर जिले के नेवासा तालुका के सोनाई में भी किया गया। स्वच्छता दौड़ में ग्राम पंचायत, शिक्षा, पंचायत समिति के अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। हीच खरी सेवा हा उपक्रम हमारे स्कूल में स्वच्छता से संबंधित आर्ट, कविता और कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हम लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छतेविषयी घोषवाक्य। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बस अड्डों, पर्यटन स्थलों, विरासत स्थलों, नदी तटों, घाटों की सफाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। दरअसल देश में प्रेम की भावना जागृत करने और वीर शहीदों को नमन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के लोग भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माता की भारत माता की मेरी माटी मेरा देश अभियान जनपद कानपुर देहात में भी देशभक्ति के जज्बे और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस यात्रा में लोग भारत माता के जयकारे लगाते हुए हिस्सा ले रहे हैं। जिले के अमरौधा ब्लॉक में एक रैली निकाली गई। साथ ही सभी युवाओं ने मिलकर पंचप्रण की शपथ भी ली। जिला युवा अधिकारी प्रिया तिवारी ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश मिट्टी कलश यात्रा एक अनूठी पहल है जो ग्राम पंचायतों से शुरू होकर भारतीय राजधानी दिल्ली तक बढ़ती है। इस दौरान हर उम्र और हर वर्ग के लोग अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। कार्यक्रम 5 चरणों में कराया जाएगा। पंचायत स्तर, विकासखंड स्तर, जिला स्तर और लखनऊ राज्य स्तर। इसके बाद नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उत्साह देखने को मिला। सभी लोग अपने घरों से चावल और मिट्टी दे रहे स्वयं सेवकों को लिए, और ये बहुत अच्छा संदेश हमारे सभी लोगों के लिए। और आज नगर पंचायत अमरौधा में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, हमें लोगों को बहुत अच्छा लगा।
मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य लोगों में एकता और अखंडता की भावना को मजबूत कर मातृभूमि की रक्षा के प्रति भावना को और ज्यादा मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा। नमस्कार। नमस्कार, मैं सिद्धा। आम्ही प्रीतीलता वाट